बच्चों, पीटी का एग्ज़ाम आपने आज दिया होगा। आज का जिन लोगों ने दिया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा गया होगा उनका पेपर। तो शिफ्ट वन का पेपर जो है उसके जनरल स्टडीज़ के सॉल्यूशंस को हम बताने जा रहे हैं। तो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। दूसरा जो है कि शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो के लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि जो सर बताते हैं वो हमारी पढ़ाई में योगदान देता है, तो उसको लाइक भी करिए। और अगर कोई आप कमेंट देते हैं या फिर कोई आपके जिज्ञासा है कि जिस पर आप वीडियो चाहते हैं और जिस सब्जेक्ट पर, तो वो भी जो है आप बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या क्या सलाह चाहिए, तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? मधुबनी चित्रकला ये बिहार की चित्रकला है। मिथिला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चित्रकला करी जाती है और चित्रकार जो है वो भारतीय दयाल। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता कौन था? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। 1875 में जब स्थापना हुई तो उसमें जो है कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लाउट्स्की ने ये स्थापना की थी और न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय था। उसके बाद में 1888 में एनी बेसेंट जो है ये सदस्य बन जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1893 में भारत आती है और यहाँ पर जो है ये इसको इस्टेब्लिश करती है थियोसॉफिकल सोसाइटी को। अडयार जो मद्रास में पड़ता है, मद्रास में अडयार पड़ता है, वहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर बनाती है। तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें भी ये अध्यक्ष बनती हैं और ये पहली महिला अध्यक्षा होती हैं कांग्रेस की। और ये सेशन जो है कांग्रेस का वो कलकत्ता में होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। 1 वाट बराबर कितना होता है? जूल पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट बोलते हैं, तो इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? अल नीनो ये प्रभावित करती हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तिब्बती पठार भी प्रभावित करता है और जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करती हैं। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अल नीनो की। क्या होता है कि प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की तरफ जो वायु है वो या पवनें जो है वो चलती है, तो वो सन्मार्गी पवनें होती हैं या फिर ट्रेड विंड्स उनको बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। और ये पवनें जो है भूमध्य रेखा के पास से चलती हैं। क्या होता है कि जब ये प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की तरफ चलती हैं तो हिंद महासागर के पास में जाकर के इंडोनेशिया है और चाइना है, तो वहाँ पर जाकर के ये बरसात करती हैं। और वहाँ पर बरसात करती है तो जो इवोपरेशन होता है वो प्रशांत महासागर से होता है और फिर जो है फॉर्मेशन होता है बादल का, और वो जो है वाष्पीकरण का संघनन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो है नॉर्मल प्रक्रिया, लेकिन कुछ कालखंड ऐसा है, कुछ बीच में ऐसा ड्यूरेशन आता है, टाइम आता है कि जब ये प्रोसेस नहीं होती है। जब मतलब कि जो प्रशांत महासागर से चलने वाली पवनें हैं वो, मान लीजिए प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से चलने वाली जो पवनें हैं वो हिंद महासागर की तरफ नहीं चल पाती हैं, तो ये इनकी गति धीमी रहती है या फिर एक तरह से ये नहीं चल पाती है, मूवमेंट का होता ही नहीं है। इसके कारण एक इंसो इफेक्ट, अल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इंसो इफेक्ट जो है वो होता है और यहाँ पर दक्षिण में, प्रशांत महासागर के दक्षिण में यहाँ पे ये पेरू है, कंट्री है और दक्षिण अमेरिका है। तो पेरू की तरफ से टकराती है, तो हम्बोल्ट की धारा है या फिर पेरू की जलधारा है, वहाँ से वो उस पर टकराती हैं और ये जो है नीचे इसमें जो है दक्षिण की तरफ हो जाती हैं। और ये जब ऐसा होता है तो चूँकि इनका जो है मूवमेंट जो होता है वो हिंद महासागर की तरफ नहीं होता है, तो ऐसे समय पे जब अल नीनो धारा प्रभाव में आती है तो इनको जो है इससे जो है भारत में मानसून प्रभावित होता है, मानसून का आगमन देर से होता है। तो ये इसलिए जो है मानसून को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। दूसरा जो, और ये इनको जो है चाइल्ड बोला जाता है कि क्राइस्ट चाइल्ड बोला जाता है, यीशु का बच्चा भी उनको कहा जाता है। दूसरा तिब्बती पठार है। तिब्बत का पठार ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व का
और ये गर्म हवाएं होती है यहाँ पर तिब्बती पठार के ऊपर। तो ये गर्म हवाएं जो है वो ऊपर इनका एवोपरेशन होता है, और एवोपरेशन हीट ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होने के कारण एवोपरेशन होता है, बादल का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही ये हिमालय पर्वत से टकराती हैं तो वहाँ पर ये बरसात कर देती हैं। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर जाकर ये बरसात करती हैं, या फिर उत्तराखंड में, या फिर हिमाचल प्रदेश की तरफ भी ये इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, उसके बाद में जेट स्ट्रीम की बात आते हैं। जेट स्ट्रीम जो है ये क्षोभ मंडल में ही 10 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है, 200 से 400 किलोमीटर पर आवर की इनकी स्पीड होती है, और ये जो है ये भूमध्य सागर से चलती हैं। तो भूमध्य सागर से होती हुई जब ये आती है तो जो मान लीजिए ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से ये आई तो ये भारत का जो ऊपरी किनारा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब है, तो यहाँ पर ये जो है बारिश करती है। तो ये जेट स्ट्रीम जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये हिमालय पर्वत से टकराती है तो वहाँ पर बारिश करती हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो है ये इम्पोर्टेंट हैं, कारक हैं, ये प्रभावित करती है जो कि मानसून को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। क्या है इसमें अनुच्छेद 44 में? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जाती है, यूसीआई की बात, समान नागरिक संहिता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। भूमिगत चट्टान परतों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है जो भूजल के भंडारण और संचरण करती है? तो भूजल का भंडारण और संचरण करने के लिए करती हैं जब ये जो चट्टानें हैं, तो क्या होता है कि जैसे गाद होती है, बजरी होती है, कंकड़ होते हैं, और जो भी पदार्थ होते हैं, कंटामिनेशंस होते हैं पानी में, तो क्या करते हैं ये जो परत बनी होती है, तो ये परत को जो है जलभृत कहते हैं। ठीक है, जलभृत जो है इसको इंग्लिश में एक्वीफायर्स भी कहा जाता है। फर्स एक्वीफर्स भी कहा जाता है, और ये जो है बेसिकली ये जलभृत होती है, और ये इनमें जो है फिर नीचे से पानी जो है वो जमा होने लगता है, भंडारण होने लगता है, और उसके बाद जो है जैसे कुएं खोदे जाते हैं तो कुएं खोदने पे पानी नीचे मिलता है। तो बजरी, मिट्टी, बालू, कंकड़, रेत, ये सभी चीज़ें जो हैं इनको जो है ये भूमि के अंदर समाहित हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो उसको उस क्षेत्र को जलभृत बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? ये किया था बाल्ड ईगल को। बाल्ड ईगल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को, और इसका जो इस समय जो ये मनाया गया ये विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस, इसका विषय जो था ये भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत और हमारा भविष्य, ये इसका विषय रहा। और इसको कोलंबिया जो कंट्री है उसको एक तरह से वेन्यू रहा जहाँ पर सारे देश इकट्ठे हुए थे, और कोलंबिया बेसिकली ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और जैसे पनामा ऊपर जो देश है, पनामा के बाद में ये जो पनामा जल संधि है उसके बाद में दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया से लगता है, तो वो जो है पनामा जल संधि जोड़ती है एक तरह से जो प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ठीक है, तो उसमें लैटिन अमेरिका की और भी देश हैं, जैसे ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, एल साल्वाडोर है, निकारागुआ है ना। तो इसी तरह से जो है पनामा लास्ट होता है, तो पनामा जो है ऐसे ये अलग होती है, पनामा और कोलंबिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा। ठीक है, और बोगोटा इसकी राजधानी है, बोगोटा, और इसकी मुद्रा जो है वो पैसो है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग जानते ही हैं इस क्वेश्चन को, जो है सभी लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, और
इनका समय जो है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, ये पूरा जो है मौर्य काल का समय था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ये पहले मौर्य शासक थे। और उसके बाद जो है वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आए थे। बिंदुसार जो है उसके बाद अशोक हुए, और पैदरथ जो है वो अंतिम मौर्य शासक था। ठीक है, अब जो ऐसे ये बिंबिसार नाम दे रखा है, तो बिंबिसार जो थे ये नहीं थे, बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो और अशोक के बारे में आप जानते हैं, तीसरे मौर्य शासक थे, और अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और भद्रबाहु के साथ जो है ये श्रवण बेलागोला चले गए थे, वहाँ पर जाके संलेखन जो विधि होती है जैन धर्म की, जिसके द्वारा जो है इन्होंने प्राप्त आगे थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में ही है, तो ये वहाँ का लोक नृत्य है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। और ये क्या था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो पाकिस्तान के मांग कर रहा था, और उसको लेकर के इसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। और इसमें जो है नोआखली जो जगह थी वहाँ पर बंगाल में, तो नोआखली में बहुत दंगे हुए थे। सबसे ज़्यादा दंगे जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण जो है वो दंगे नोआखली में हुए थे। तो 16 अगस्त 1946 को ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, 55वां विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी दावोस में, और दावोस क्लोस्टर्स यहाँ पर दिया है स्विट्जरलैंड में। ये यहाँ पर ये बैठक जो है ये इसकी आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग एक है। भाग एक के पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है संविधान में? भारत राज्यों का संघ है। अब हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। भाग 4 का अलग से संविधान में 51 का जो था इसका आर्टिकल है। ठीक है, 11 जो है मौलिक कर्तव्य है। 10 पहले बने थे, फिर एक बाद में कि जो है 6 से 14 साल के लिए जो बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, वो 11वां नंबर पर जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य तो इसमें है नहीं। फिर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये इसका आंसर है। नागरिकता भाग 2 में आती है, और भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार में आता है। भाग 4 नीति से तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है? एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। एपेक संस्था की स्थापना 1989 में की गई थी। और एपेक अभी जो है इसके जो मेंबर्स कितने हैं? 21 मेंबर्स है इसके कंट्रीज। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एपेक का मुख्यालय सिंगापुर बता ही दिया है। ठीक है ना, सिंगापुर उसमें दिया हुआ है। और एपेक का सदस्य भारत नहीं है, हालांकि कुछ एशियाई देश एपेक के सदस्य हैं, जिसमें जापान शामिल है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, वियतनाम है, और थाईलैंड भी है। और इंडोनेशिया मलेशिया बता ही दिया। पेरू भी इसका सदस्य है साउथ अमेरिका में, और इंडिया इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इंडिया के आसपास जो कंट्रीज जो इसके पड़ोसी देश है उसमें केवल चाइना है जो इसका सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग होता है? तो अम्ल को जल में घोला जाएगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। तो धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। ठीक है ना, ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1770 में। और उसके बाद में
ये बैंक वैसे बंद कर दिया गया था बाद में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और ये बंद किया गया था 1832 में। ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना आप पूछिए 1870 इसका राइट आंसर है। फिर स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि अब स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1906 में स्टार्ट हुआ था। कारण क्या था इसका? कि बंगाल विभाजन कारण था, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन होने के बाद में बंगाल में का जो विभाजन हुआ, उसके कारण जो है उसको उसके खिलाफ में जो भारत के लोग थे उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी और बहिष्कार इसका पूरा नाम था। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और अंग्रेजी वस्तु है, विदेशी वस्तु है, उनका बहिष्कार करना। तो ये आंदोलन था, और ये बेसिकली स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास था। खास तौर से जो कपड़ा था, या फिर सूती कपड़ा को बनाया जाता था, या फिर चरखे के माध्यम से जो है ये कपास से कपड़ा बनाया जाता था। ठीक है, तो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन होने पर जो है रक्षाबंधन मनाने की बात कही गई थी कि महिलाएं जो है वो पुरुषों को राखी बांधे, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस समय जो है वह इस था। नेक्स्ट आते हैं, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है वह बार बार क्लास में बताता रहा हूँ कि अगर धौलाधार पूछा जाएगा तो भारत में है, और धौलागिरी पूछा जाएगा तो नेपाल में है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। फिर नेक्स्ट है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? नाग मिसाइल जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, और ये जो है दागो और भूल जाओ इसको बोलते हैं, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, फायर एंड फॉरगेट एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट है, मोनाजाइट रेत कौन सा खनिज पैदा पाया जाता है? पिछले शिफ्ट के भी पेपर में कल जो शिफ्ट थी सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में, इसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये थोरियम इसका आंसर है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, वर्धमान महावीर इनका नाम था। निगट्टिना पुत्र के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और इनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर जो है ये भगवान महावीर ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, उनके कहने पर, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, पावापुरी में, ये भी बिहार में पड़ता है। और 72 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी, जब ये 72 वर्ष के थे। और अब इनकी जो बेटी थी उनका नाम आरोज्या था, आरोज्या, ठीक, और दूसरा नाम, 2 बेटियां थी, पहली आरोज्या और दूसरी प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में जुम्बिक ग्राम पड़ता है, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, रिजुपालिक नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पारसनाथ के बारे में जान लीजिए। ये 23वें तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, और नेमिनाथ ये 22वें तीर्थंकर थे। ये जो क्वेश्चन है ये पिछली शिफ्ट में, कल की शिफ्ट में भी एक आया है, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन बदल के पूछा गया है, इसमें पारसनाथ के बारे में पूछा गया है या पार्श्वनाथ के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को की गारंटी दी गई है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। 23वां जो है वो बलात् श्रम के बारे में बताता है, फोर्स लेबर के बारे में बताता है, ठीक है, दास प्रथा के बारे में बताता है, और 24वां है वो बताता है कि 14 साल से कम बच्चों को किसी भी खनन उद्योग में या खानों में, या कह सकते हैं किसी केमिकल फैक्ट्री में और हजार्डस फैक्ट्री जो होती है उनमें इनको बच्चों को नहीं लगाया जाएगा काम पर 14 साल से कम उम्र के। फिर बाद में जो है ये डिसीजन आ गया कोर्ट का, और अब जो है ये पाबंदी है सभी बच्चों को कि वो उनको जो है किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है,
तो ये 24वां बताता है। तो ये दोनों शोषण के खिलाफ अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है। और पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। और ये पूछा भी गया है, पिछले वाले जो शिफ्ट 2 का पेपर है कल का, उसमें पूछा गया था। एथेंस ग्रीस में है, वहाँ पर ग्रीस की राजधानी है। नेक्स्ट आते हैं, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कलकत्ता में। मेघनाथ साहा फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। उन्होंने जो है जो आयोनाइजेशन थ्योरी दी थी, उस पर जो है उनका यह इंस्टीट्यूट बनाया गया था, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान। और ये जो है इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी ये जाना जाता है हरित क्रांति के नाम से, याद रखिएगा इसको। भारत में हरित क्रांति के जनक आप लोग को पता ही है, MS स्वामीनाथन थे। कब हुई थी हरित क्रांति? 1966-67 में जो है ये क्रांति हुई थी। और इसमें जो है गेहूँ की पैदावार जो थी वो ज़्यादा हुई थी, खास तौर से हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करना। और जो है इसमें सोनारा जो किस्म के बीज थे गेहूं के, या लार्मा रोज़ा जो किस्म थी गेहूं के बीजों की, वो जो है इसमें हाइब्रिड बीज की जो किस्म थी वो थी। और दूसरा जो है किस प्रकार से जो है सिंचाई को इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो गेहूं का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा था। तो हरित क्रांति जो है ये गेहूं के लिए जानी जाती है, ठीक है। और इसको जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। फिर आते हैं, भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण के इसका सबसे अनुचित कार्य था? तो डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया थी, व्यवगत का सिद्धांत लाया था। और उसके हिसाब से जो है इसने जो है अनुचित ढंग से जो है कब्जा करना चालू किया था जो भारत के अलग अलग प्रदेश थे। तो सतारा को सबसे पहले किया था, फिर सतारा के बाद संबलपुर को, जयपुर किया था, फिर संबलपुर को किया था, फिर उसके बाद में जो है झांसी को भी किया था, जयपुर और उदयपुर को किया था, नागपुर को किया था, और अंत में जो है आक्रमण से जो है ये अवध को किया था। और अवध में आक्रमण करके जब ये इस पर कब्जा किया था, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो आप लोग जानते ही हैं कि दत्तक पुत्र जिनका होता था उसको जो है संपत्ति का अधिकार उसको नहीं था, अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति जो है वो अंग्रेज जो है वो ले लेते थे, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी इसने, जिसको व्यवगत की नीति कहा गया था या हड़प नीति कहा गया था। और अवध में जो है अनुचित ढंग से जब कब्जा किया था, उसके बाद जो है 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जब प्राकृतिक गैस या मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ चलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? देखिए, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 इसमें एमिट होगा, और CO2 के साथ में पानी निकलेगा, ठीक है। तो वाटर एंड CO2 निकलता है, जलवाष्प और CO2 निकलता है। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, CO2 और जलवाष्प, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है नितिन भंडारी को। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए? तो ये भी मैंने बताया, और एथेंस में आयोजित हुए थे, ग्रीस में, 1896 1896 में। नेक्स्ट है, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण माना है। तो यहाँ पे बात आती है, एक जो है मजदूर वर्ग होगा, एक एलाइट वर्ग होगा, पूंजीपति वर्ग होगा, और इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होगी वो जो है धन को लेकर बताया गया है। ये धनी होंगे जो कि शोषण करेंगे, जो नीचे जो वर्ग होगा दलित वर्ग जो कहते हैं शोषण वर्ग, गरीबी से जो जूझ रहा वाला वर्ग होगा। तो ये जो है एक तरह से थ्योरी है। और जब भी कन्फ्लिक्ट होगा उसके बाद युद्ध होगा, क्रांति आएगी, क्रांति के बाद में जो गरीब मजदूर वर्ग है वो शासन करेगा। ये मार्क्स की और एंजल की ये इसको सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को माना गया है, और ये इन्होंने इस तरह से बताया था जिसको मैंने बताया है इसकी थ्योरी को। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दुख
है और दुख का कारण इच्छा है, ये कहा गया था। बुद्ध ने दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, सभी जानते हैं। और नाम इसमें धम्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। फिर उसके बाद में सारनाथ को कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी में ये पैदा हुए थे। कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट है, लुम्बिनी नेपाल में है अब इस समय। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं शालीमार बाग कहाँ स्थित है। शालीमार बाग जो है ये श्रीनगर में स्थित है। इसको जहांगीर ने बनवाया था नूरजहाँ के लिए। नेक्स्ट है विंजिगम, विंजिजम, ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है। ये विंजिजम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये केरला में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है अंकटाड का विस्तार क्या है। अंकटाड जो है यूनाइटेड नेशंस कॉपरेशन, ये कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है ये वाला, सी वाला, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अभी जो अंकटाड है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है। अंकटाड का मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है, अंकटाड का जेनेवा में मुख्यालय है। और किस किस का जेनेवा मुख्यालय है, और ILO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, WHO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, WMO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, और WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और अंकटाड जो है इसका जो फुल फॉर्म पूछा है वो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना। ये बना 15 दिसंबर 2024 को। ठीक है, CPTPP का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, और ये जो है ये पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, मुक्त व्यापार समझौते होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगा सकता है, और वो टैरिफ जो है वो आयात पर लगाता है। तो वो जो टैरिफ है उसको किस तरह से रिमूव किया जाए, वो टैरिफ को जो है ख़त्म किया जाए, और इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए ये संस्था जो है CPTPP, ये जो है CPTPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये की गई 15 दिसंबर 2024 को, और यूनाइटेड किंगडम इसका सदस्य बना। नेक्स्ट आते हैं क्रोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। क्रोना स्वीडन की मुद्रा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। तो रेगिस्तान में पानी का जो संरक्षण होता है वो रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, ये आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो ये मैंने बहुत बार बताया भी है, 1952 में ये शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। देखिए द्विसदनीय विधानमंडल किस किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और टोटल 6 स्टेट हैं, तो 3 तो ये हो गए, एक फिर बिहार हो गया, बिहार के बाद में तेलंगाना के साथ में आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक हो गया। ठीक है, इतने स्टेट जो टोटल 6 स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद है। नेक्स्ट है जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग पोषक तत्व प्रदान करता है। ये प्लेसेंटा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, जो गर्भनाल जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वह संभवतः होता है। तो जब जनसंख्या पिरामिड अगर बनाएंगे तो नीचे की लाइनें जो है वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, जब ऐसे इस तरह से, तो ये जो है जन्म दर को दर्शाती है, हाई जो है वो बर्थ रेट को दर्शाती है, हाई बर्थ रेट को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। ये जारी की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने,
और इस मंत्रालय का फॉर्मेशन हुआ था 2019 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आगे किसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आते हैं, एक तांबे के तार का प्रतिरोध दे रखा है, ओम है। यदि इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल 1.7 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो इसमें रो पूछा है हमको, प्रतिरोधकता पूछी गई है तांबे की, और तो आर रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, R इसमें दे रखा है 2 × 10⁻⁻2 इंटू एरिया दे रखा है 1.7 × 10⁻⁻6, और उसके बाद में L दे रखा है इसमें 2 मीटर। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1.7 गुणा 10⁻⁻8 इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन ये आयोजित किया गया था 1945 को। ठीक है, तो 1945 में शिमला सम्मेलन ये लॉर्ड बेवल के टाइम पे आयोजित किया गया था, उनके द्वारा आयोजित करवाया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, संविधान बनने के लिए ये जो है आयोजन इसका हुआ था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कन्फ्लिक्ट बहुत था, एक दूसरे में टकराव बहुत था, और चूंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने पर अड़ी थी, तो इसलिए जो है ये सम्मेलन जो है, इसमें दोनों के टकराव के कारण दोनों जो है एक दूसरे की बात नहीं मान रहे थे इसके, और जो है पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो चाहता था कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो और वो ऐसे प्रांत अलग किए जाएं जिससे मुस्लिम बाहुल्य आबादी हो, तो इसलिए जो है वो इस सम्मेलन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने ICC क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता है? ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। लॉर्ड्स के मैदान में ये खेला गया था ये फाइनल, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है के साथ में इन्होंने फाइनल खेला था दक्षिण अफ्रीका ने, और दक्षिण अफ्रीका ने इसको जीता था। ठीक है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो ऋग्वेद में भजन जो है ये सुक्त बोले जाते हैं, सुक्त, और ये जो है 1028 भजन का संग्रह है, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद कालीन सभ्यता जो है 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व तक रही। उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता आ गई। ऋग्वेद और वैदिक कालीन सभ्यता में ऋग्वेद है, और उसके बाद जो है यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उनके बारे में दिया गया है। उपनिषदों के बारे में दिया गया है, आरण्यक के बारे में दिया गया है। तो इससे संबंधित जो पूरी क्लास जो है वो हम कंडक्ट कराते हैं, और हमारा जो कोर्स है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, और उसके माध्यम से जो आपको GS की जो है फुल क्लास आपको मिलेगी। अदर सब्जेक्ट्स के भी अदर टीचर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं हमारे, उनके माध्यम से जो है आपको क्लास दिलाई जाती है। सारी जो मेजर जो प्रिपरेशन है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ या जो मेनली जो है वो PCS, उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी जो है कराई जाती है। और आपको इसके लिए जो है ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है ऑरा स्टडी ऐप और ऑरा स्टडी एकेडमी। ये 2 ऐप हैं, दोनों को आप जो है गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिए, और आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो है जो भी एडिटोरियल्स हैं जो हिंदू के हैं या इंडियन एक्सप्रेस के हैं, अदर पेपर्स के हैं, वो मिल जाएंगे। यानी आपको स्टडी मटेरियल, भरपूर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ में जो है लाइव क्लास हम यहाँ पे जो है कंडक्ट कराते हैं, और उसका जो है वही पेड ग्रुप, वही पेड जो है हमारा सर्विस है कि लाइव क्लास के माध्यम से आपको जो है क्लास कंडक्ट कराते हैं, और जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कराते हैं। अब उस क्लास को जो लाइव क्लास हो जाती है, फिर उस वीडियो को जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं, ऑलवेज उस पर पड़ा रहता है, और वो जो है आप कभी भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर भी हमारे लिंक्स जो हैं, और बाकी जो लिंक्स हैं, यूट्यूब का भी लिंक्स है, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, फिर से हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पेपर पर। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में को प्रस्तुत की गई? 28 जुलाई 2000 को ये प्रस्तुत की गई। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में। फिर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? इसका आंसर है लोबिया। काऊ
इसको बोलते हैं कॉपी, ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम सदस्य 60 सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 500, ठीक है। तो यहाँ पे 500 लग जाएगा। 500 सदस्य अधिकतम हो गए, 60 सदस्य न्यूनतम हो गए। 3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें एक्सेप्शन है, जो कि जिसमें 60 जो हैं वो सदस्य नहीं है। तो वो है मिजोरम, गोवा और सिक्किम। तो गोवा, मिजोरम, इनके 40 सदस्य हैं, 40 इनकी मेंबरशिप है, और जिसकी गोवा की भी 40 है, मिजोरम की भी 40 है, और सिक्किम की 32 है, 32 है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर जो जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बताए। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है 5 बजे हो चुके हैं, लगभग 5 बज चुके हैं, तो पेपर ओवर हो गया होगा। जो किसी बच्चे के माध्यम से हमको जब पेपर मिलेगा तो उसका हम सॉल्यूशन आपको जनरल स्टडीज़ के प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।